बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहे हैं लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। हमें वो फैक्टर बताने हैं जिन पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है यानी कि टॉर्क जिसे हम कहते हैं वो किन चीज़ों पर किन फैक्टर पर डिपेंड करता है उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो और वो घूमना शुरू कर दे, टर्न करना शुरू कर दे, तो इसको कहते हैं किसी पॉइंट के अराउंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड जो है घूमना शुरू कर दे वो। जैसे कि दरवाज़े पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो है अपने हिंजेस के अराउंड जो है वो टर्न करना शुरू कर देता है। और तो इस तरह की जो मतलब, या स्पैनर की एग्जांपल ले लें कि स्पैनर को जब आप किसी नट के अंदर लगा के और उसको जो टाइट करते हैं तो टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है फोर्स अप्लाई करते हो आप। तो टर्निंग इफ़ेक्ट जो है फोर्स का ये कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसी को हम कहते हैं टॉर्क। यानी एक ही चीज़ के दो नाम है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको हम और टॉर्क भी कहते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। यानी जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये प्रोडक्ट कहलाता है। तो इट इज़ द प्रोडक्ट यानी कि टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है किस चीज़ का, फोर्स का और मोमेंट आर्म का। अब ये मोमेंट आर्म क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। फोर्स तो आपको पता है जनाब। तो नेचर कैसी है इसकी, टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डायरेक्शन है इसकी। टॉर्क इज़ आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो टॉर्क जो है वो दो तरह का होता है, या तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से मुराद यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी की निडल जो है वो टर्न कर रही होती है, घूम रही होती है, अगर उस डायरेक्शन में है टॉर्क तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाएगा। और अगर घड़ी की जो निडल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो ये जो है कहलाएगा काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इट्स डायरेक्शन इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क की जो डायरेक्शन है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग होगी, यानी कि या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज पॉजिटिव। अब ये कन्वेंशन रखा हुआ है एक, यानी डिसाइड किया हुआ है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसे नेगेटिव लिया जाएगा। सिंबल क्या होता है इसका, टॉर्क इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फ़ाबेट टॉ। तो ये ग्रीक एक लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है, टॉ इसे हम कह रहे होते हैं। इसके ऊपर जो है एरो का सिंबल आएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे क्योंकि तो ये अभी जो आपकी जो क्लास 9 है इसमें सिंपल जो है टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो यहाँ पे एज अ वेक्टर यानी कि बिल्कुल सिंपल करके चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ पे हम इसको एज अ डायरेक्टली जो है मैग्नीट्यूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए फिर वहाँ पे हम जो है एरो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। बाकी है ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो एरो का सिंबल इस पे आएगा। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, टॉर्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो फार्मूला अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो फार्मूला से भी ये आप याद रख सकते हैं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म होता है। फोर्स जो है न्यूटन होता है उसका यूनिट, और जो है मोमेंट आर्म जो है वो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मीटर में नापा जाता है, तो न्यूटन मीटर जो है इसका यूनिट है टॉर्क का। अब देखें मोमेंट आर्म क्या होती है। मोमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मोमेंट आर्म जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ आपको, अब डिस्टेंस किस तरह का है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस जगह आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह फोर्स अप्लाई की जा रही है वहाँ से लेकर जिस चीज़ के अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है मोमेंट आर्म। अब ज़रूरी नहीं कि एक्सिस ऑफ जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ठीक है। यहाँ पे फलक्रम या पिवट पॉइंट भी हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब एन इमेजिनरी लाइन और पॉइंट अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट कैन रोटेट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इमेजिनरी लाइन जो है हमने सपोज की भी होती है ताकि हम आसानी के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें।
बाकी जिस चीज़ के अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जैसे अगर मैं दरवाजे की बात करूँ तो उसके जो कब्जे हैं, हिंजेस हैं, उसके अराउंड जो है वो घूम रहा होगा, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है वो एक रियल चीज़ होगी। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो हम बात कर रहे होते हैं, ये एक इमेजनरी लाइन होती है, ये पॉइंट भी हो सकता है अराउंड विच, वैसे ज़्यादा बेहतर लाइन है, लाइन वाली जो चीज़ है वो है, लेकिन कुछ बुक्स में मैंने पॉइंट का लफ्ज़ भी देखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिख दिया है। तो एन इमेजनरी लाइन और पॉइंट अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट कैन रोटेट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो इमेजनरी लाइन, फ़र्ज़ी लाइन, ख़याली लाइन या पॉइंट जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। जैसे कि मोशन ऑफ टॉप होती है, टॉप घूमते, लट्टू घूमता है, तो इस तरह से इनके रोटेट करेगा वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखें, टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो टॉ इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म को डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ बुक्स में आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉ जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ये भी वेक्टर है, और मोमेंट आर्म दिस इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए एक फ़िगर मैंने आपके सामने रखी हुई है। अब इस फिगर में एक रूलर है जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये एक वेट इसके ऊपर जो है हमने हैंग किया हुआ है। कह रहे हैं मूव द वेट फार्दर फ्रॉम योर हैंड। अब अगर हाथ से आप ये जो वेट है इसका डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको फील होगा, आपके हाथ, अपने हाथ पर एक ज़्यादा फोर्स जो है वो फील होगी। मूव द वेट फार्दर फ्रॉम योर हैंड एंड फील द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। यानी कि ये जो वेट है, वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है। तो जैसे जैसे ये इस आपका जो हाथ है या एक पिवट पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, यानी जब आप वेट को यहाँ से दूर मूव करते जाओगे तो आपको अपने हाथ पर बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो फील होगी, ठीक है। यानी कि ये जो रूलर है आपके हाथ में, ये चाहेगा कि रोटेट हो जाए, तो जिसको आप फोर्स अप्लाई करके रोटेशन करने से रोक रहे होंगे। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अपने हाथ पर ज़्यादा जो है वो फोर्स जो है लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको होल्ड करना। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें, ये है हमारे पास फलक्रम, फिक्स्ड पॉइंट या पिवट पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, और ये एक लीवर की एग्जांपल है, फर्स्ट क्लास लीवर है ये, जिसमें फलक्रम सेंटर में होता है, ठीक है ना। तो सी सॉ है ये, दो चिल्ड्रन है, एक फैट चिल्ड्रन है और एक थिन चिल्ड्रन है, यानी कि इसका ज़्यादा वज़न नहीं है, इसका थोड़ा, इसका ज़्यादा वज़न है, हेल्दी है ये। अब इसका जो वेट है वो 250 न्यूटन है और इसका जो वेट है वो है 500 न्यूटन। अच्छा, अगर आपसे मैं सवाल करूं कि विच वन इज़ द विच फोर्स प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क एंड विच फोर्स प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझ सकते हैं। अब देखें, अगर घड़ी की मैं बात करूँ, वॉल क्लॉक जो होती है उसकी जो निडल्स होती हैं वो इस तरह से इस डायरेक्शन में जो है रोटेट कर रही होती हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो ये वाला जो वेट है 500 न्यूटन वाला वेट, तो ये जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, देखें इस तरह से, ठीक है। और अगर इस वाले टॉर्क की बात करूँ मैं, तो ये देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसलिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी और काउंटर क्लॉकवाइज भी। तो ये जो 250 न्यूटन है ये जो है प्रोड्यूस कर रहा है पॉजिटिव टॉर्क, क्योंकि कन्वेंशन, हमने जो है ये कन्वेंशन रखा हुआ है कि इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है 500 न्यूटन, ये जो है यहाँ पे नेगेटिव टॉर्क जो है वो एज अ नेगेटिव टॉर्क जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए मोमेंट आर्म जो मैं आपको कह रहा था, ये है पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड ये जो रॉड है ये रोटेट कर रही है। तो इस फिक्स पॉइंट के पॉइंट से लेकर यहाँ तक जहाँ पे इसका वेट है, जहाँ पे ये बैठा हुआ है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस यहाँ तक का, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। तो यहाँ मोमेंट आर्म है 1.5 मीटर, 500 न्यूटन जो वेट है इसका मोमेंट आर्म है 1.5 मीटर, जबकि 250 न्यूटन का जो वेट है इसका मोमेंट आर्म है 3 मीटर, ठीक है। अब देखें यहाँ जो फिगर है इसमें ये बता रहे हैं कि नो रोटेशन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द टॉर्क्स बैलेंस ईच अदर, यानी जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बराबर होंगे तब ये जो लीवर है, जो सी सॉ है, ये बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक मोटा बच्चा जो है वो एक पतले दुबले बच्चे के साथ जो है वो सी सॉ पे झूल सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो
जिसका वेट ज़्यादा है इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से यानी फलक्रम से करीब करके बिठाएं, यानी इसकी मोमेंट आर्म क्या रखें, कम रखें। और ये जो पतला दुबला बच्चा है इसकी जो मोमेंट आर्म है वो बड़ी रखें। तो जितनी ज़्यादा मोमेंट आर्म होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा। तो टॉर्क मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म का। तो 250 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 500 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चेक करना है कि रिज़ल्ट दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे जनाब। ठीक है, आप चेक करिएगा इसको। उसके बाद देखें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो है फैक्टर्स वाला कि किन किन फैक्टर्स पे जो डिपेंड करता है टॉर्क। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर मोमेंट आर्म वाली जो बात है वो कंफ्यूज कर रही होती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर एग्जांपल उसी की रखी हैं। तो फोर्स तो जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे आप उतना ही ज़्यादा जो है वो घुमाव प्रोड्यूस होगा। बस ये जो मोमेंट आर्म वाली बात है इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखें कि छोटा पाना है, छोटा स्पैनर है, इससे जो है जो ये नट है इसको हम टाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये फोर्स है और ये जो है मोमेंट आर्म हो गई। अब शॉर्टर मोमेंट आर्म है तो इससे टॉर्क क्या होगा, लेस होगा। अब क्योंकि लॉन्गर मोमेंट आर्म है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह जो है वो सेम अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो इसका टॉर्क कम होगा, इसका टॉर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जैसे बाइक हो गया, कार हो गई, तो वहाँ पे छोटे पाने से काम चल जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्क्रूज़ और नट होते हैं उनके, तो उनके लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े स्पैनर्स होते हैं ताकि ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो और ईज़िली जो है वो उनको हम ओपन या क्लोज़ कर सकें। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जनाब फैक्टर्स की। यही हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से जनाब आंसर स्टार्ट है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये देखें फॉर्मूला, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिएगा। देखें फॉर्मूला लिखेंगे आप, टॉ इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। तो दो जनाब फैक्टर्स हैं, एक तो फोर्स कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और दूसरी चीज़ है मोमेंट आर्म। तो जितनी ज़्यादा मोमेंट आर्म होगी, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इस मोमेंट आर्म की, उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ग्रेटर विल बी द फोर्स, ग्रेटर विल बी द टॉर्क। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो टॉर्क भी कम हो जाएगा। और टॉर्क डिपेंड्स ऑल्सो डायरेक्टली अपॉन द मोमेंट आर्म, तो मोमेंट आर्म पे भी जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मोमेंट आर्म लंबी करेंगे, बड़ी करेंगे तो टॉर्क ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म छोटी कर देंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा। तो लॉन्गर विल बी द मोमेंट आर्म, ग्रेटर विल बी द टॉर्क। ठीक है, नेल कटर की एग्जाम्पल लेना। एक छोटा नेल कटर है जिसकी लेंथ छोटी है और एक नेल कटर है जिसकी लेंथ बड़ी है, तो किससे इजीली आप जो है वो नाखून काट सकते हैं। तो यकीनन जो है वो छोटा जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उससे आप इजीली जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है सेल्फ असेसमेंट, इसमें न्यूमेरिकल है ये। व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स हमें गिवन है 500 न्यूटन है और अप्लाई की जा रही है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर पर। एक पाना है जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और एक नट जो है उसे टाइट किया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखें ये ऐसा यूनिट नहीं है सेंटीमीटर, तो सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो सेंटी को हम हटा देंगे, सेंटी की जगह जो SI प्रीफिक्स का टेबल हम चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था वहाँ से जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। यूनिट कन्वर्जन के लिए मेरे पास जो है प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस मौजूद हैं, तो वहाँ से जाकर आप ज़्यादा डिटेल में जो है यूनिट कन्वर्जन को सीख सकते हैं। तो फोर्स यहाँ पे गिवन है, डेटा बना लिया हमने, F फॉर 500 न्यूटन है। लेंथ ऑफ स्पैनर जो है यहाँ पे ये मोमेंट आर्म है तो D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम, और D की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में यहाँ पे गिवन थी। ये इसके पीछे ही मैंने इमेज लगाई थी तो ये शायद हिडन हो गई है, बाहर वाली नीचे फिर हमने इसकी यूनिट कन्वर्जन की है। तो 40 सेंटीमीटर था हमारे पास, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय सेंटी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -2, जिसका मतलब है कि 100 से डिवीजन होनी है। तो 0.4 मीटर जो है वो डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म हमारे पास आ गया है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो ये 120 न्यूटन मीटर जो है टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। तो जनाब उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है उनका आंसर कर सकूँ, अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ उस चीज़ के बारे में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।